हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो हिस्ट्री सब्जेक्ट के एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड का है और आपके पेपर का नेम है हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म। दोस्तों, आप लोग के मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम इसका प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन इसका पेपर नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि आप परेशान मत होइए, ये मेरी गारंटी है कि 60 से 70% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए बस आपको एक काम करना है कि एक साल से मेरे चैनल पे वो 3 वीडियो पड़े हैं। मुझे उम्मीद है वो तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो वो तीनों वीडियो ऊपर आ जाते हैं। तो उन 3 वीडियो को आपने देख लिया है। एक चौथी वीडियो ये 4 वीडियो देख लीजिए। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। 60 से 70% क्वेश्चन आप पेपर में करके आएंगे। देखिए, जो ये वीडियो है इसमें मैंने बहुत अच्छे से आपकी यूनिट को बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस दिया है, आप अपना सिलेबस देख लें, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा कि आपका एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा। जो मैंने पिछले आपके वीडियो अपलोड करे हैं, 2 वीडियो अपलोड है, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं आपकी। लेकिन एक चीज़ मैंने ध्यान दी है कि उसमें यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन बहुत कम है। और पिछले साल 2024-25 के जो बच्चे थे उन्होंने मेरे वीडियो में कमेंट भी किया था कि मैम पेपर थोड़ा सा बाहर आ गया। फिर मैंने सर्वे किया कि क्या बाहर आया था, तो यूनिट फर्स्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में मैंने यूनिट फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सब ले लिए हैं। बस आपका काम क्या है कि ये 1 घंटे का वीडियो भी नहीं है, 1 घंटे से कम का है। आप इसको आराम से स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। कठिन बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको कह रही हूँ। आप पूरा वीडियो खत्म करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा कि क्या ये वीडियो कठिन था। बिल्कुल कठिन नहीं है, हलवा वीडियो है। जितना भी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। बस आपको पूरा लास्ट तक देखना है, तभी ये ईजी होगा और आपका पेपर भी बहुत बढ़िया होगा। बस चारों वीडियो आप देख लीजिए, पेपर आपका बिंदास होगा, ये मैं कह रही हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको देखिए। सबसे पहले आप ये थ्योरी देख लीजिए। ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बस फिर एमसीक्यूज ही हैं। आप पहले इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। पर्यटन विभाग का गठन पहली बार मतलब भारत में कब हुआ था? तो 1 मार्च 1958 को पर्यटन विभाग का गठन किया गया था। लेकिन तब ये स्वतंत्र मंत्रालय नहीं था, ये परिवहन और संचार मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पर्यटन विभाग का पहली बार गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे 1 मार्च 1958। ये किसके अंतर्गत काम करता था? तो परिवहन और संचार मंत्रालय के अंतर्गत। फिर आप इसका सेकंड पॉइंट देखिए। भारत में पर्यटन के विकास, संवर्धन और प्रबंधन के लिए एक मुख्य निकाय था, भारत पर्यटन विकास निगम। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में, अक्टूबर 1966 में। इसका देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं आईटीडीसी। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1966 में। ये सरकारी निकाय देश भर में होटल, परिवहन और अन्य पर्यटक सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बाद पर्यटन मंत्रालय एक अलग मंत्रालय के रूप में कार्य करने लगा। यानी सबसे पहले क्या हुआ? पर्यटन विभाग बना 1958 में परिवहन और संचार मंत्रालय के अंतर्गत। उसके बाद पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई 1966 में और उसके बाद 1967 में भारत में एक स्वतंत्र पर्यटन मंत्रालय बन गया। जैसे हम लोग का गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वैसे ही एक स्वतंत्र पर्यटन मंत्रालय की स्थापना हो गई जो सिर्फ पर्यटन का काम ही देखता था। उसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में पर्यटन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1967 में। पहली पर्यटन नीति कब बनी थी? तो ये भारत सरकार द्वारा नवंबर 1982 में जारी की गई थी। आजादी के बाद भारत के प्रथम पर्यटन मंत्री कौन थे? राज बहादुर जी। अब वर्तमान की देख लीजिए कि भारत के वर्तमान पर्यटन मंत्रालय के मुख्य पदाधिकारी कौन है? तो 2 मेन है, एक केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरे हैं राज्य पर्यटन मंत्री श्री सुरेश गोपी। ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री की सहायता करते हैं। कौन? राज्य पर्यटन मंत्री। मेन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, तो आप श्री गजेंद्र सिंह शेखावत लिखेंगे। जब आपको बिल्कुल खोल के पूछ दे कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री और राज्य पर्यटन मंत्री, तब आप इन दोनों को लिखेंगे। जो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, इनको पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ संस्कृति मंत्रालय का भी काम दिया गया है। अब देखिए हम लोग अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं। भारत में पर्यटन मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पर्यटन का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस कुक को।
फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यटन की परिभाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, यात्रा और अवकाश से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, मनोरंजन और यात्रा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पर्यटन का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऐतिहासिक स्थल। या आपको ऑप्शन दे सकता है इतिहास और धरोहर, तो आप दोनों टिक कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हेरिटेज टूरिज्म का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का पर्यटन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म प्रोडक्ट का उदाहरण क्या है? कारखाना, होटल, स्मारक, खेत और स्कूल। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका, होटल और स्मारक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, धार्मिक पर्यटन का उदाहरण कौन सा है? बताइए। वाराणसी, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। राइट आंसर है वाराणसी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इको टूरिज्म किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, पर्यावरण संरक्षण से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एडवेंचर टूरिज्म में क्या शामिल है? ऑप्शन बी आपका, ट्रैकिंग और राफ्टिंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कल्चरल टूरिज्म किस पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, संस्कृति और परंपरा पे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मेडिकल टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, इलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन में इतिहास का मुख्य उपयोग क्या होता है? ऑप्शन बी एकदम सही है, जानकारी और आकर्षण बढ़ाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिस्ट गाइड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, ऐतिहासिक जानकारी देना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, इतिहास को समझाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस में रहने वाली निम्नलिखित हस्तियों में से किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है लिविंग हिस्ट्री? बताइए किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा करंट अफेयर का भी बन सकता है, और मैंने 2-3 एग्जाम देखे उसमें ये पूछा गया है हिस्ट्री का, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। बाकी सिलेबस से आपका कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन मैंने दिया है इसलिए आप इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिविंग हिस्ट्री का अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, अभिनय और पुनः अभिनय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यटन में ऑथेंटिसिटी का क्या अर्थ है? राइट आंसर है इसका, वास्तविकता। ऑप्शन बी एकदम सही। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, सड़क और परिवहन। फ्रेंड्स, आप चारों ऑप्शन रोक के जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल टूरिज्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, पर्यावरण संतुलन के साथ पर्यटन और पर्यावरण बचाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यटन उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक उद्योग। इसको सर्विस सेक्टर भी लिख के आ सकता है, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनक्रेडिबल इंडिया अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, पर्यटन। ये 22 और 23 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये जो आपका लिखा है ना इनक्रेडिबल इंडिया, इसका हिंदी है अतुल्य भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन से सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन बी, रोजगार सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिस्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, यात्रा करने वाले व्यक्ति को। ऑप्शन बी एकदम सही है, यात्रा करने वाले व्यक्ति को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन बी एकदम सही है, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, देश के भीतर यात्रा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टूरिज्म का अर्थ है? ऑप्शन बी एकदम सही है, विदेशी यात्रा, विदेश यात्रा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी एकदम सही है, लाभ भी, मनोरंजन भी, शिक्षा भी। राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म इंडस्ट्री किस प्रकार का उद्योग है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था किस प्रकार का है, तृतीयक। ऑप्शन सी एकदम सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन डी एकदम सही है, वस्तु भी, सेवा भी, अनुभव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है? ऑप्शन बी, यात्रा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या शामिल है? सड़क, होटल, परिवहन, सभी शामिल है। इसे राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म पॉलिसी कौन बनाता है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये भारत के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेजर टूरिज्म का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, आराम और मनोरंजन। लेजर टूरिज्म को अवकाश पर्यटन भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन की दिनचर्या, तनाव और काम के दबाव से ब्रेक लेकर मनोरंजन, आराम और आनंद प्राप्त करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, पिलग्रिमेज टूरिज्म किससे संबंधित है? धार्मिक यात्रा। ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मास टूरिज्म का अर्थ है? ऑप्शन बी एकदम सही है, अधिक संख्या में पर्यटक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निशे टूरिज्म का अर्थ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेष रुचि आधारित पर्यटन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अर्बन टूरिज्म किससे संबंधित है? ऑप्शन बी एकदम सही है, शहर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रूज टूरिज्म किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, जल यात्रा से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एग्रो टूरिज्म किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आपका कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैक पैकिंग किस प्रकार का पर्यटन है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, कम खर्च वाला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म से किसे लाभ होता है? ऑप्शन फर्स्ट, स्थानीय लोग, सरकार, पर्यटन या सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी को होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी एकदम सही है, विकास भी, संरक्षण भी और रोजगार भी। ऑप्शन डी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ओवर टूरिज्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, अत्यधिक पर्यटक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म में आईसीटी का उपयोग क्या है? ऑप्शन डी एकदम सही है, क्योंकि जानकारी भी है, बुकिंग भी है और प्रचार भी है। ऑप्शन डी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, सहयोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, टूरिज्म मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? इसका हिंदी में मैंने आपको लिख दिया है, पर्यटन विपणन। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, प्रचार प्रसार करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यटन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, अस्थायित्व। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यटन का संबंध किससे होता है? ऑप्शन बी एकदम सही है, अस्थायी यात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन एक किस प्रकार की गतिविधि है? स्थिर है, गतिशील है, निष्क्रिय या कृषि। ऑप्शन बी एकदम सही है, गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन में कौन शामिल होता है? राइट आंसर है यात्री और पर्यटक। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मेरा उद्देश्य इस ये क्वेश्चन है और उसका आंसर है। बाकी के ऑप्शन तो मैंने अपने आप बनाए हैं, क्या पता वहाँ आपको ऑप्शन इतना मिलता जुलता दे दे कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। इसलिए जो मैं आपको राइट आंसर बता रही हूँ उसको दिमाग में जरूर बसा लीजिएगा। राइट आंसर क्या है? गतिशील। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यटन में कौन शामिल होता है? ऑप्शन सी एकदम सही है, यात्री और पर्यटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन की कौन सी विशेषता इसे अन्य उद्योगों से अलग बनाती है? कौन सी बताइए? ऑप्शन बी एकदम सही है, अमूर्तता। इंग्लिश में देख लीजिएगा, राइट आंसर अमूर्तता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन में सीजनलिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी एकदम सही है, मौसम के अनुसार परिवर्तन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यटन की पेरिसेबिलिटी का अर्थ क्या हुआ? ऑप्शन बी एकदम सही है, नष्ट होने योग्य। ये सारे क्वेश्चन पता है थ्योरी से बनते हैं। मैंने पर्यटन की एक बुक ली है, कल परसों मैंने उसको सेकंड हैंड खरीदी थी, उनसे ही मैंने पढ़ा है और उन्हीं में ये थ्योरी से मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के यहाँ दिए हैं। क्योंकि थ्योरी जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो थ्योरी बेस है, उसमें बहुत सारी थ्योरी से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर उन्होंने बनाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन में इंसेपरेबिलिटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, सेवा और उपभोक्ता का साथ होना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है? वस्तु, सेवा, अनुभव। राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि ये तीनों ही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म प्रोडक्ट की मुख्य विशेषता क्या है? भौतिक, अमूर्त, स्थायी या कृषि। राइट आंसर बताइए, क्या मैंने अभी आपको ऊपर बताया था टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है? अमूर्त। ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म प्रोडक्ट में क्या शामिल होता है? परिवहन, होटल, आकर्षण, सभी शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म प्रोडक्ट डिजाइनिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन बी एकदम सही है, पर्यटकों को आकर्षित करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पैकेज टूर क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, कई सेवाओं का समूह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म प्रोडक्ट का मुख्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, आकर्षण यानी अट्रैक्शन। फिर अगला क्वेश्चन है आपका,
एक्सेसिबिलिटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, पहुंच। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अमेनिटीज का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, सुविधा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूरिस्ट प्रोडक्ट डिजाइनिंग में किसका ध्यान रखा जाता है? ग्राहक की जरूरतों का, मौसम का या बजट का? तो इन तीनों का रखा जाता है। ऑप्शन डी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इतिहास पर्यटन उत्पाद कैसे बनता है? ऑप्शन बी एकदम सही है, ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक जो स्मारक है वो पर्यटन में क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि वो हमें जानकारी देती हैं और देखने में आकर्षक भी लगती हैं। ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस प्रकार का पर्यटन उत्पाद है? दोस्तों मैं फिर से आपको कहूँगी कि जो मेरे ऑप्शन है वो आप आइडिया लगा के देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेकिन जो एग्जामिनर का मूड है वो बहुत अलग होता है भाई, मुझसे तो वो बहुत ही अलग होगा, तो वो आपको मिलते जुलते ऑप्शंस देता है। इसलिए आप अर्थ जरूर समझ लीजिएगा कि जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसका आंसर क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस प्रकार का पर्यटन उत्पाद है? बताइए, प्राकृतिक, ऐतिहासिक या औद्योगिक? राइट आंसर ऑप्शन बी ऐतिहासिक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रेड फोर्ट किस श्रेणी में आता है? बताइए। ऑप्शन बी ऐतिहासिक श्रेणी में। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, समझाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लिविंग हिस्ट्री का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, पुनः अभिनय। मैंने ऊपर अभी आपको बताया भी था ये वाला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इतिहास आधारित पर्यटन किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन बी एकदम सही है, सांस्कृतिक जागरूकता को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए। पर्यटन को तृतीय गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ऑप्शन सेकंड, वस्तुओं का उत्पादन। ऑप्शन थर्ड, मशीनरी की बिक्री। ऑप्शन फोर्थ, लोगों को सेवाएं प्रदान करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने ऊपर आपको बताया था कि पर्यटन किस में आता है? आपका तृतीय क्षेत्र में, यानी सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? बताइए। ऑप्शन सी एकदम सही है, भारतीय पर्यटन की ये टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 पहल शुरू की है? पर्यटन मंत्रालय ने। राइट आंसर। अब ये अतुल्य भारत यानी पर्यटन से संबंधित कुछ मैंने यहाँ पे फैक्ट दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लीजिए। अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है। यह आपसे पूछ सकता है कि भारतीय पर्यटन मंत्रालय की टैगलाइन क्या है, तो आप कहेंगे अतुल्य भारत। फिर अगला है, अतुल्य भारत 2002 में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन अभियान था। यह आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारत सरकार ने अतुल्य भारत कब शुरू किया, तो आप कहेंगे 2002 में। अभियान ने भारत को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में पेश किया था। इस अभियान ने उसके बाद शुरू किया गया है अतुल्य भारत 2.0 अभियान, यानी इसी का सेकेंड चरण। ये अभियान का अगला चरण है। ये शुरू किया गया था 27 सितंबर 2017 में जारी किया गया था। ये पहल वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ये ऐसे पूछ सकता है इससे क्वेश्चन कि अतुल्य भारत 2.0 अभियान किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 2017 और 18। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 27 सितंबर को। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा कब की गई थी? 1980 में की गई थी। इसका जो टैग लाइन है वो देख लीजिए। ये पता है टैग लाइन किसकी है? अतुल्य भारत 2.0 की है, ये टैग लाइन इसकी है। इसकी टैग लाइन क्या था? फाइंड द इनक्रेडिबल यू। ये इसकी टैग लाइन है अतुल्य भारत 2.0 की। ये सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और भारत में आला पर्यटन उत्पादों के प्रचार में केंद्रित है। कौन केंद्रित है? अतुल्य भारत 2.0। अब आप सोच रहे होंगे ये आला पर्यटन क्या है, तो एक बार हल्की सी डेफिनेशन देख लीजिए आला पर्यटन की। आला पर्यटन एक विशिष्ट पर्यटन उत्पाद को संदर्भित करता है जिसे किसी विशेष दर्शक की जरूरतों जैसे योग, वेलनेस, लग्जरी को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। एक तरह से आला पर्यटन का मतलब ये है कि भारत ने ये देखना शुरू किया कि जो बाहर के विदेशी पर्यटन है उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के पर्यटन को विकसित किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यकीन मानिए इससे पेपर में हर साल क्वेश्चन बनता है। 2023 में भी बना था, मैंने पेपर अपलोड किया, आप उसमें खुद पढ़ लीजिएगा। भारत में प्रमुख पर्यटन के प्रकार ये जरूर देख लीजिए। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन जैसे कल्चरल और हेरिटेज। ताजमहल आगरा में है। राजस्थान के किले और प्राचीन मंदिर जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, उन इनको रखा गया है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन में। सेकंड में आता है आपका तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक पर्यटन। ये इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने अभी आपको ऊपर कराए भी हैं वो क्वेश्चन। तीर्थ यात्रा में कौन से आपके पर्यटन आते हैं? वाराणसी, हरिद्वार, दक्षिण भारत के मंदिर जहाँ घरेलू पर्यटकों की बहुत बड़ी संख्या आती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला आपका टाइप है पर्यटन का, मनोरंजन और अवकाश पर्यटन। गोवा के जैसे समुद्री तट हो गए, केरल के बैक वाटर्स और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के आपके जो हिल स्टेशन है वो इसमें आते हैं। फिर आपका अगला आता है मेडिकल टूरिज्म। ये किफ़ायती और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भारत चिकित्सा पर्यटन में विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। मेडिकल टूरिज्म यानी इसमें टूरिज्म के द्वारा उपचार किया जाता है व्यक्तियों का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक पर्यटन किस प्रकार के पर्यटन में आते हैं? राइट आंसर है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन में। दोस्तों ये थे आपके यूनिट फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अब आपकी आती है यूनिट सेकेंड। इसमें आपको क्या पढ़ना है? स्मारक प्रमुख और लघु, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल और भारत के ऐतिहासिक स्थल। आपको यूनिट सेकंड में ये पढ़ना है। अब चलिए इसका रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, पेरिस में। आप यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप सब जगह से पढ़ के बस आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अब देखिए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में। फिर आपका इसी का अगला पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये वैश्विक धरोहर स्थलों का संरक्षण करता है जिसमें भारत में कुल 44 स्थल शामिल है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यूनेस्को ने अब तक भारत में कुल कितने धरोहर स्थल शामिल किए हैं? तो 44। भारत के कितने हैं? 44, जिसमें 36 आपके सांस्कृतिक है, 7 आपका प्राकृतिक है और 1 आपका मिश्रित है। मिश्रित का मतलब ये हुआ कि उसमें सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक, मतलब दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। और वो कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र मिश्रित यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो कंचनजंगा। ये आपका सिक्किम में है। कहीं कहीं इसको इस लैंग्वेज में भी लिख के दे देता है, तो दोनों मतलब वही है, कंचनजंगा या खंगचेनजोंगा। मतलब आप इसको पढ़ लीजिएगा, मेनली आपको यही देता है, लेकिन मैंने एक पेपर देखा था उसमें ये दे दिया था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम राज्य में स्थित है, इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था क्योंकि ये अनूठी हिमालय जैव विविधता यानी प्राकृतिक और लेप्चा समुदायों की पवित्र आध्यात्मिक परंपराओं का मिश्रण है, यानी सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा मौजूद है। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट आता है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में 2025 के जुलाई में जो 44वां यूनेस्को स्थल इन्होंने भारत में चुना है वो कौन सा है? तो उसके अंतर्गत इन्होंने कुल 12 किले लिए हैं। उन किलों वो किले हैं कौन से? जहाँ पे मराठा सैन्य का पूरा विस्तार है, उन किलों को इन्होंने लिया है, 12 किलों को, जिनमें से 11 महाराष्ट्र के हैं और 1 आपका तमिलनाडु का है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें आपको ये किले दिए गए हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र में है या कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। इसके लिए आपको ये नाम पता होने चाहिए। इनमें से बस एक किला है, वो है जिंजी का किला, ये आपका तमिलनाडु में है। बाकी आपके जो 11 है वो महाराष्ट्र के हैं। ये किस टाइप के हैं? ये सांस्कृतिक धरोहर में आते हैं। इसी में आप इसका महत्व देख लीजिए। ये 17वीं और 19वीं शताब्दी तक छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य द्वारा विकसित सैन्य प्रणाली को दर्शाता है। ये हो गया आपका 44वां स्थल।
11 महाराष्ट्र के किले हैं और एक आपका तमिलनाडु का है। फिर आपका जो अगला पॉइंट है इसमें वो भी आपका विश्व धरोहर स्थल से ही है कि यूनेस्को ने भारत में जो 43वां यानी 43 और 42वां जो स्थल है वो कौन सा है। ये क्योंकि इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाल के ही है और आपका हिस्ट्री टॉपिक भी है और टूरिज्म भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म से, उसमें यूनेस्को से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2024 और 23वां का है, इसलिए जरूर पढ़ लीजिएगा। और 2025 का जो अभी मैंने आपको ऊपर बढ़ाया है वो भी याद कर लीजिएगा। अब 2024 में बना है वो असम का है। असम में स्थित मोइदाम स्थान है। मोइदाम स्थान को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसलिए है क्या, ये एक राजवंश था, अहोम राजवंश। उसकी टीला दफन प्रणाली है, यानी जब लोग मर जाते थे उनको दफन करने की एक प्रणाली है, उसको इन्होंने उसमें शामिल किया है विश्व धरोहर स्थल में। फिर आता है आपका 42वां स्थल, यानी जो 2023 में बना था। ये कर्नाटक के होयसला के पवित्र मंदिरों का एक समूह है। एक होयसला है वो कर्नाटक में है, उसमें एक मंदिरों के समूह को इस यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। वो कौन से मंदिर है आप देख लीजिए। बेलूर का है चन्ना केशव मंदिर, हलेबिड्डू का है होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा का है केशव मंदिर। इन सबको देख लीजिएगा। फिर आपका अगला आता है, ये मतलब जो मैंने आपको मंदिर बताए हैं उनकी विशेषता सुन लीजिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। आप इनको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के मंदिर अपनी अनूठी तारकीय वास्तुकला, बारीक नक्काशी और साबुन के पत्थर पे बनी यथार्थवादी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन से, अभी जो मैंने आपको कर्नाटक के पढ़ाए हैं ना, ये होयसला के मंदिर, ये उनकी विशेषता थी। मेन टॉपिक इसका ये है पॉइंट, ये साबुन के पत्थर पर बने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को में कितने देश हैं? कितने देश हैं? 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? राइट आंसर है 4 नवंबर 1946 में। लेकिन इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे वहाँ पे, तो 1977 से। जब भारत ने वहाँ हस्ताक्षर कर दिए, यानी जब उसने विश्व धरोहर सम्मेलन को पूर्णतया स्वीकार कर लिया, उसके बाद ही यूनेस्को ने भारतीय स्थलों को धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। 1946 में शुरू उसने नहीं करी थी क्योंकि भारत तब सिर्फ एक सदस्य बना था। उसने वो प्रक्रिया कब शुरू करी कि वो भारत से भी अब स्थानों की मतलब स्थान खोजेगा, फिर अपनी सूची में शामिल करेगा। उसने ये प्रक्रिया कब शुरू करी? 1977 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के वर्तमान यानी करंट में उसके महानिदेशक कौन है? खालिद अल अनानी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो ये चारों थे, क्योंकि ये चारों एक साथ 1983 में शामिल हुए थे। सबसे पहले मतलब 1983 के पहले कोई भी विश्व धरोहर स्थल भारत का नहीं था। 1983 में एक साथ 4 स्थानों को यूनेस्को ने अपनी साइट में शामिल किया था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। एक चीज़ और याद रखिए, जब भी आपको ये चारों ऑप्शन एक साथ दे दे और पूछ ले कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल है, तो आप किसे टिक करेंगे? अजंता की गुफाएं को, क्योंकि जो ऑर्डर था वो इसी क्रम में था, अजंता की गुफाएं, फिर एलोरा की गुफाएं, फिर आगरा का किला, फिर ताजमहल। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। वैसे ये चारों ही 1983 में शामिल हुए थे। ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं और ये दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। इसके ये पॉइंट्स देख लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं। चलिए मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पता नहीं है कि आपके पेपर में कल कौन सा क्वेश्चन बन जाए, इसलिए स्किप तो कुछ भी मत कीजिएगा। इसकी घोषणा कब हुई थी? 1982 में की गई थी और 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता दी गई। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विश्व धरोहर दिवस को मान्यता कब दी यूनेस्को ने, तो आप कहेंगे 1983 में। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 18 अप्रैल को। एक क्वेश्चन इससे और ही पूछा जाता है, जैसे 2025 आपका चल रहा है तो इससे पूछ देता है, विश्व धरोहर दिवस 2025 की थीम क्या थी? ये थीम है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, आई कॉमोस की 60 वर्षों की गतिविधियों से तैयारी और सीख। माना आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर कल ऑप्शन में आपके ये आएगा तो आप टिक कर लेंगे, क्योंकि आपको रटना नहीं है, वहाँ पे लिखना नहीं है। आपके में लिखा आएगा, बस आपको टिक करना है, इसलिए आपको आसानी से वहाँ पे समझ आ जाएगा।
ये विषय प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों के दौरान सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण पर जोर देता है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में विश्व धरोहर सप्ताह कब मनाया जाता है। बताइए भारत में कब मनाया जाता है, तो 19 से 25 नवंबर के बीच में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया। यानी कि विश्व विरासत शहर को शामिल किया गया है। तो पहला शहर कौन सा था, अहमदाबाद। ऑप्शन 4 आपका एकदम सही है। अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, सुल्तान अहमद शाह ने की थी। हाल ही में 6 जुलाई 2019 को जयपुर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में भारत का दूसरा शहर घोषित किया गया है। पहला शहर कौन सा है विश्व विरासत स्थल का, अहमदाबाद। दूसरा कौन सा है, जयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको छोड़िएगा तो मत, बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में कौन सा अपनी पूर्व मुगल इस्लामी वास्तुकला, किलेबंद पहाड़ी बस्ती, बावड़ियों और हिंदू और इस्लामी संरचनाओं के संयोजन के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है आपका, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसे 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लैंग्वेज को जरूर देखिएगा। फिर आपका अगला है, ये कुछ यूनेस्को स्थल है जो 2023 के पेपर में और 22 के पेपर में ये पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। भारत में अन्य यूनेस्को स्थल जो बहुत ज़्यादा फेमस है, हम्पी स्मारकों का समूह, ये कर्नाटक में है और विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका आता है मांडू स्मारकों कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये अपनी अफगान वास्तुकला के लिए जाना जाता है। थर्ड नंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रानी की वाव, ये गुजरात में स्थित है। ये अपनी जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। एक चीज़ और देखिए कि ये एक अनूठी बावड़ी है। एक बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बावड़ी का अर्थ क्या है, तो आप इसको देख लीजिए। ये संरचनाएं भारत के लिए अद्वितीय हैं और उन्नत जल प्रबंध प्रणालियों का प्रदर्शन करती हैं। इन्होंने कार्यात्मक और सौंदर्य दोनों उद्देश्यों को पूरा किया है। जनरली अगर आपके पेपर में आएगा बावड़ियों का अर्थ क्या है, तो आप लिखेंगे ये एक जल प्रबंधन प्रणाली है। और रानी की वाव क्या थी, एक अनूठी बावड़ी थी जो कि गुजरात में स्थित है। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये तो क्वेश्चन आप देखिएगा 2023 के पेपर में भी आया है और मैंने एक बच्चे से पूछा था 24 में भी चार मीनार से क्वेश्चन आया था। आप ये मानिए कि अगर आपके पेपर में हिस्टोरिकल एप्लीकेशन टूरिज्म से क्वेश्चन आ रहा है तो चार मीनार से 99% पूछा जाता है। और चार मीनार से जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने सब यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिख दिया है, इसको बस एक बार पढ़ लीजिए। चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। ये कुतुब शाही वंश का 5वां शासक है और चार मीनार है कहाँ पे, तेलंगाना यानी हैदराबाद में। ये ऐतिहासिक स्मारक मूसी नदी के पूर्वी तट पे स्थित है। इस स्मारक का निर्माण एक घातक बीमारी थी प्लेग, उसके अंत की याद में कराया गया था। ये शहर के केंद्र बिंदु के रूप में किया गया था। फिर इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आप खुद ही पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर का, आपको दिख जाएगा हम्पी। हम्पी आपका कहाँ है, ये कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है। ये 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी में प्रसिद्ध मंदिर, ये सारे मंदिर पूछे जाते हैं कि कहाँ पे है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए। विरूपाक्ष मंदिर, कृष्ण मंदिर, अच्युतराय मंदिर, विट्ठल मंदिर, हेमकुंड पहाड़ी स्मारक और हजारा राम मंदिर। ये जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा कि हजारा राम मंदिर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में यानी हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में स्थित एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये कब बनी थी, 1986 में, यानी यूनेस्को ने इसे अपनी साइट में कब शामिल किया था, 1986 में। हम्पी का निर्माण और विकास मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था। इस शानदार शहर की स्थापना पता है किसने की थी, हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। इसी में से आपका एक क्वेश्चन आता है सौर मंदिर, बहुत पूछा जाता है पेपर में। सौर मंदिर कहाँ है आपका, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। इसे भी 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। फिर आपका अगला आता है बृहदेश्वर मंदिर, कब बना था, 1010 ईस्वी में। कहाँ है ये आपका, तंजौर के तमिलनाडु में।
ये मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली पे आधारित था। इसका निर्माण चोल वंश के राजा राजा चोल प्रथम ने कराया था। दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, इसको अगर आपने स्किप कर दिया तो आप समझिए कि आपका फिर पूरा रिवीजन नहीं होगा। इसमें मैंने कुछ भी फालतू का दिया ही नहीं है। जो पेपर में बहुत पूछा जाता है वही पॉइंट यहाँ पे लिए। अब इसको भी अगर आपने छोड़ दिया तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट है आपका लिंगराज मंदिर। ये 11वीं शताब्दी में बना था। ये भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है। ये नागर शैली के मंदिर वास्तुकला पे आधारित है। ये कलिंग राजवंश की संरक्षक वास्तुकला थी। इसे सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केसरी ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद कर लीजिएगा, ययाति केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब आते हैं एमसीक्यूज। हप्पी विठला मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है, देवराय द्वितीय ने। ये राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, लेकिन कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान में मंदिर के ज़्यादातर हिस्सों का विस्तार किया गया। अगर आपके पेपर में देवराय द्वितीय ऑप्शन ना दे तब आप क्या टिक करेंगे? कृष्णदेव राय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर को चूहा मंदिर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है, करणी माता मंदिर, बीकानेर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन थर्ड शिव भगवान को। ये भारत के कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। निर्माण किसने कराया था? निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान में उनके सेनापति नायक लंकन दंडेश ने करवाया था। मतलब ये सेनापति या नायक आप कुछ भी कह सकते हैं, मेन इसमें नाम पता है क्या है? लंकन दंडेश का, जिन्होंने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था। राजा कौन थे? देवराय द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है, हम्पी में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पट्टदकल का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, चालुक्य के द्वारा। इसको एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पट्टदकल का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी महारानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने ये मंदिर अपने पति राजा विक्रमादित्य द्वितीय की कांचीपुरम के पल्लव वंश पे विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये शिव मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे क्वेश्चन पिछले साल ये पूछा गया था कि जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किस पे विजय का प्रतीक है? तो कांचीपुरम के पल्लव वंश पे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हेरिटेज का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी आपका विरासत। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन घोषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, भारत सरकार। गलत, भारत सरकार नहीं घोषित करती, यूनेस्को करता है। ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्मारक का अर्थ क्या है बताइए? ऑप्शन बी एकदम सही है, ऐतिहासिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर मोनूमेंट्स यानी प्रमुख स्मारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लघु स्मारक का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, स्थानीय महत्व के स्मारक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, मेजर मोनूमेंट्स में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रेड फोर्ट किस प्रकार का स्मारक है? ऑप्शन बी एकदम सही है, मेजर यानी प्रमुख स्मारक में आता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्मारकों का संरक्षण कौन करता है भारत में? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। ऑप्शन बी एकदम सही है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जरूर देखिएगा। आप यकीन मानिए इससे आपके पेपर में कल क्वेश्चन छप के आएगा। आप इसको बस पढ़ के जाइए एक बार, ना आए तो फिर कहिएगा मुझसे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब आता है कि ASI की स्थापना करी किसने थी? तो इसके संस्थापक कौन थे और पहले निदेशक कौन थे? महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI
संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका ये आदर्श वाक्य है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा लेकिन देख लीजिएगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण करना है। इसी में फिर आपका अगला पॉइंट बनता है भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख पुरातात्विक संग्रहालय, जिसे भारतीय संग्रहालय भी कहा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है, बहुत पूछा जाता है, कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में। ये एशिया का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। यहाँ पे मौर्य से लेकर मुगल काल तक की ऐतिहासिक वस्तुएं, ममी और कलाकृतियाँ मौजूद हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी इस भारतीय संग्रहालय की, जो कि कोलकाता में है? 2 फरवरी 1814 में। ये कुछ संग्रहालय है, पेपर में कैसे पूछे जाएंगे कि भारतीय संग्रहालय कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कोलकाता में। फिर पूछ सकता है राष्ट्रीय संग्रहालय, अगर राष्ट्रीय संग्रहालय पूछे तो आप नई दिल्ली टिक करेंगे, और भारतीय संग्रहालय पूछे तो आप कोलकाता टिक करेंगे। फिर पूछ सकता है सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ASI का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ASI का मुख्य कार्य क्या है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी स्मारकों का संरक्षण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ASI किसके अधीन कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट संस्कृति मंत्रालय के। ASI का संस्थापक कौन है? ऑप्शन बी एकदम सही है अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, ऑप्शन 4 एकदम सही है, नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन 4 एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? ये तो ASI हो गया आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना की थी लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई थी। और किसने करी थी? मैंने अभी आपको ऊपर बताया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन ये क्वेश्चन है किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की है, तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने अपने समय में 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया था। इसी के अंतर्गत उसने अपने समय में एक पुरातत्व विभाग की स्थापना भी करी थी। यह विभाग ऐतिहासिक दस्तावेजों और महत्व को इकट्ठा करने, खुदाई करने और प्राचीन ऐतिहासिक जानकारी को प्रकाश में लाने के लिए बनाया गया था। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि भारत में पुरातात्विक अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ हुई थी। ये सारे सन आप जरूर याद रखिएगा कि ASI की स्थापना किसने करी थी? कनिंघम ने। कब करी थी? 1861 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी? लॉर्ड कर्जन ने 1904 में। और पुरातात्विक अध्ययन कब शुरू हुआ? 1784 में सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है स्मारक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन बी संस्कृति और इतिहास का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मारकों का महत्व क्या है? ऑप्शन बी इतिहास का प्रमाण और ऐतिहासिक साक्ष्य। फिर अगला क्वेश्चन आपका कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट गंगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कानपुर का ऐतिहासिक महत्व किस घटना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट 1857 का विद्रोह। फिर अगला क्वेश्चन है बिठूर किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिठूर का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट नाना साहेब से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। बुंदेलखंड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? किले और मंदिर के लिए। ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है खजुराहो टेम्पल्स किस क्षेत्र में स्थित है? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, इसको एक बार ध्यान से देखिए। खजुराहो टेम्पल्स में जनरली मतलब 99% ऑप्शन आपको 2 देंगे, या तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में देगा या तो छतरपुर जिला देगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो वो आपको दे देगा बुंदेलखंड। तो राइट आंसर आप बुंदेलखंड टिक करके आएंगे फिर। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और छतरपुर जिला दे तो आप ये टिक करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसी को एक बार और देखिए खजुराहो टेम्पल्स बनवाया किसने था? तो चंदेल राजवंश ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी मूर्तिकला और चित्रकला। मूर्तिकला और शिल्पकला। ऑप्शन यहाँ पे शिल्पकला मिस है, शिल्पकला के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ओरछा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक चीज और देखिए, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए खजुराहो मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन में सिर्फ कला दे तो आप सिर्फ कला भी टिक करके आएंगे।
अगर मूर्तिकला और शिल्पकला दे तो फिर आप उसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ओरछा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी किले और महल के लिए। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड के प्रमुख किलों में कौन शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट झांसी का किला। झांसी का किला किसके लिए फेमस है? आप सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट किसके स्मारक के रूप में बनवाया गया था? ऑप्शन बी युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए इंडिया गेट आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन बी एकदम सही है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आ गए, इसको ध्यान से देखिएगा। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? राइट आंसर है बौद्ध कला। दोस्तों, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं इनसे क्वेश्चन ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप ये समझिए इनसे 100% क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही ज़्यादा भाग्य खराब हो जो इससे क्वेश्चन ना आए। तो अजंता और एलोरा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन में आपको नीचे पॉइंट दे दिए, इनको पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अजंता और एलोरा से। अब बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनर कठिन बनाना चाहेगा ना, तो फिर एलोरा में और अजंता में गुफाएं हैं तो वो गुफाओं की संख्या से पूछ देता है कि गुफा नंबर 2 में क्या है, गुफा नंबर 4 में क्या है, 16 में क्या है, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध कला से। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। एक क्वेश्चन इससे पूछता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो वाकाटक वंश के एक राजा थे, सम्राट हरिसेन, इन्होंने कराया था। इन्हीं के समय में बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत ज़्यादा भाग लिया था इसमें। फिर आपका आता है कि ये मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन जो एलोरा की है ना, तो वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। अजंता की सिर्फ बौद्ध धर्म। इसमें आपकी कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं और सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। जातक कहानियां किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं का। एलोरा गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध, जैन और हिंदू। मैंने आपको बताया ना कि एलोरा की 3 धर्म से संबंधित है, बौद्ध, जैन और हिंदू। इनका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, विशेषकर कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों का मिश्रण है। अब गुफाओं की संख्या देखिए, यहाँ पे टोटल पता है 34 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी है? 29। और एलोरा में 34 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी थी? 29 गुफाएं। एलोरा में 34 गुफाओं का एक समूह है जिनमें 17 यहाँ पे ब्राह्मण नहीं होगा, यहाँ पे हिंदू होगा। 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 5 गुफाएं आपकी जैन धर्म से संबंधित हैं। इसी में अगला पॉइंट है, ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में कि जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो किस गुफा में है? तो आप कहेंगे गुफा नंबर 16 में। इसे किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसकी शैली कैसी है? एकाश्म शैली। एकाश्म शैली का मतलब है कि ये पूरा मंदिर जो कैलाश मंदिर है वो एक चट्टान को काट कर बनाया गया, कहीं उसमें कोई जुड़ाव नहीं है। एक बड़ा सा चट्टान था, उसी को काट काट के तराश तराश के उन्होंने कैलाश मंदिर बना दिया था। ये दोनों गुफाएं आपकी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी एकदम सही है। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। हवा महल आपका कहाँ स्थित है? जयपुर में। चार मीनार कहाँ है आपकी? हैदराबाद में है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची कौन बनाता है? मैंने ऊपर अभी 2 बार आपको कराया है। ऑप्शन बी यूनेस्को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण करना। या आपके पेपर में ये भी ऑप्शन दे सकता है शिक्षा, तो शिक्षा भी सही है, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण, ये ऑप्शन भी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हेरिटेज कंजर्वेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी संरक्षण और सुरक्षा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था? राइट आंसर है 1983 में। 1983 में यूनेस्को ने भारत से 4 स्थानों को अपनी सूची में शामिल किया था सबसे पहली बार। कब? 1983 में 4, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी एकदम सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हेरिटेज का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी विरासत।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रेड फोर्ट किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनूमेंट्स का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट इतिहास से। फिर आपका अगला क्वेश्चन, ये तो 4 बार रिपीट हो गया भाई, आई एम सॉरी, 4 बार हो गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का चयन कौन करता है? ऑप्शन बी यूनेस्को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? बताइए। मिक्स्ड हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी, जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का मिश्रण होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, पर्यटन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, हेरिटेज मैनेजमेंट का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट आपका संरक्षण से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इंटेजिबल हेरिटेज का क्या अर्थ है? इंटेजिबल जो आपका हेरिटेज है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, परंपराएं और संस्कृति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है यमुना। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस शैली में बना हुआ है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, इंडो इस्लामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड फोर्ट का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, 17वीं शताब्दी में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। लास्ट क्वेश्चन आपका इस पूरे वीडियो का, अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के विवरण में किया गया है? ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है, ह्वेन सॉन्ग। फ्रेंड्स, ये था आपके 165 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि इनसे आपका पूरा रिवीजन एक तो सुपर फास्ट हो गया होगा, और इसके अलावा आपने वो 3 वीडियो ज़रूर देखे होंगे जो मेरे चैनल में पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पूरे 165 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको एक बार देख लिया तो आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा यूनिट फर्स्ट और सेकेंड का। जो आपके थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसके ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियो अपलोड किए हैं। मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाह रही थी कि मैं आपको यहाँ पे भी वापस से वही क्वेश्चन, भाई मेरा क्या है, मैं तो वहाँ से कॉपी करूँगी, यहाँ कॉपी कर दूंगी, मेरे तो व्यूज़ ही पड़ेंगे ना। तो मेरे को आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए ऑलरेडी पहले से वीडियो पड़े हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाले। आप उनको जाके देख लीजिएगा। टोटल आपको 4 वीडियो देखने हैं। एक आपको ये देखना है, एक PYQs पढ़ा है 2023-24 का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और 2 वीडियो और पढ़ें। अगर आपने ये 4 वीडियो देख लिए तो ये गारंटी तो मैं दे रही हूँ आपको कि 60 से 70% पेपर आपका इन्हीं वीडियो से आएगा। बाकी कहीं कोई क्वेरी हो तो कमेंट आप हमेशा कर सकते हैं, और मैं रिप्लाई भी डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।